Hi viewers, how are you? मैं हूं शाहिद सिद्दीक and today we will discuss about basics of HVAC especially in pharmaceutical and food industry. इससे पहले हमने डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट ये एक समरी टाइप वीडियो है जिसमें हम इन अ शॉर्ट इंटरवल टाइम तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि विद इन 10 to 15 to 20 मिनट्स हम ओवरव्यू ले सकें। इससे पहले कि हम वीडियो को डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक टेक्निकल माइंड प्रो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इसके कोर्स कंटेंट्स हैं कुछ। व्हाट इज एचवीएसी एंड बेसिक टाइप्स कौन सी हैं, बेसिक पर्पस ऑफ एचवीएसी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एरिया क्लासिफिकेशन कौन सी होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फिल्ट्रेशन कौन कौन सी होती है, टेस्ट एचवीएसी के हम कौन कौन से करते हैं, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और लास्ट वन ऑपरेशनल रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये वीडियोस हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें हम इसको समरी के तौर पर देखेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है एचवीएसी होता क्या है। एचवीएसी स्टैंड फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC system refer to different system used for moving air between indoor and outdoor areas along with heating and cooling both industrial and residential areas। जब भी हम HVAC सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो मेन हमारा सोर्स ऑफ कूलिंग या हीटिंग होता है वो एयर होता है। हमारी तमाम एनर्जी कंजर्वेशन जितनी भी होगी, एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो एयर के थ्रू हो रही होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो हम इंडस्ट्रियली हो। डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव डिफरेंट पर्पज ऑफ एचवीएसी। मुख्तलिफ जगहों पे एचवीएसी लगाने के मुख्तलिफ पर्पज होते हैं। घरों में आप लगाते हैं तो उसका मतलब आप ह्यूमन बॉडी कंफर्ट के लिए लगा रहे होते हैं। इंडस्ट्री में, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगा रहे हैं तो क्योंकि आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए लगा रहे होते हैं, या आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगाते हैं वहां भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह आप फूड सेक्टर की बात कर लें, बेवरेज इंडस्ट्री की बात कर लें, तो लाइक अगर आप ऑफिस वगैरह में यूज करें तो वहां पे ह्यूमन कंफर्ट के लिए है। बेसिक जो दो पर्पज है एचवीएसी सिस्टम के वो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट और ह्यूमन कंफर्ट। जो बेसिक टाइप्स हैं एचवीएसी की वो नॉर्मली तौर पर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली एचवीएसी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फूड सेक्टर, तो उसमें दो तरह के एचवीएसी सिस्टम ज्यादातर यूज होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है डायरेक्ट एक्सपेंशन कूलिंग सिस्टम, जिसपे हमारे पास रेफ्रिजरेंट गैस को हम यूज कर रहे होते हैं R22 R410। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली जो है R22 इज बिकॉज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उसके, तो हम R410 की तरफ मूव कर रहे हैं। नंबर 2 पे जो दूसरी इसमें हम यूज कर रहे होते हैं गैस के एक्सपेंशन। नंबर 2 जो है वो अब्जॉर्प्शन चिल्लर बेस्ड एचवेएक्स सिस्टम है, जिसमें हम अब्जॉर्प्शन चिल्लर को यूज कर रहे होते हैं और वाटर जो होता है हमारे पास ऐसा रेफ्रिजरेंट के तौर पर काम कर रहा होता है, कूलिंग इफेक्ट हमें दे रहा होता है। दोनों के डिफरेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। जो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंशन कूलिंग सिस्टम है इसकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है। अगर आपने कोई सिंगल यूनिट चलाना है किसी एक एरिया के लिए तो आप उसको ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम पड़ेगी, बट इसकी मेंटेनेंस जो है वो कॉस्ट ज्यादा होती है। इस और जो हमारे पास ऑन द अदर हैंड अब्जॉर्प्शन चिल्लर बेस्ड एचवीएक्स सिस्टम है उसमें हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, बट जो आपकी कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। और साथ साथ ये भी है कि अगर आपने लेट्स सपोज किसी एक एरिया स्मॉलर एरिया के लिए आप चाहिए, किसी एक रूम में आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए, आपको पूरा चिल्लर चलाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो ऑपरेशनल कॉस्ट भी इफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, जो मेन पर्पज है जो एचवीएक्स सिस्टम के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री, वो ये 4 मेन पर्पज होते हैं। इन 4 पॉइंट्स के लिए हम नॉर्मली तौर पर एचवीएक्स सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। टू कंट्रोल एयरबोर्न पार्टिकल थ्रू एयर फिल्ट्रेशन, जो हमारे पास एयर एरिया में जा रही होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। नंबर 2, टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहाँ पे हम मेडिसिन बन रही होती है उस एरिया का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। टू मेंटेन ह्यूमिडिटी, उस एरिया की रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। टू मेंटेन प्रेशर, और एयर का जो प्रेशर होता है, एयर फ्लो पैटर्न होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है, यहाँ पे मैंने शो की हुई यूरोपियन कम्युनिटी गाइडलाइंस, उसके मुताबिक पार्टिकल्स जो हमारे पास हैं 0.5 माइक्रोन पार्टिकल और 5 माइक्रोन पार्टिकल के हिसाब से इनकी रेंज लिखी। अगर आप ये देखें ग्रेड ए में 35-20, इसी तरह 5 माइक्रोन के 20 हैं, ये एट रेस्ट है। ठीक है, ये एट रेस्ट की चारों की ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी की है। और इसी तरह इन ऑपरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो भी हमने ये चारों के पार्टिकल रेंज लिखी हुई है। अब क्वेश्चन, इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन रेज होते हैं। नंबर 1 ये है कि हमारे पास
0.5 माइक्रोन और 5 माइक्रोन के पार्टिकल पे ही हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, 3 के क्यों नहीं ले लेते या 6 माइक्रोन के। इसके लिए एक अलग से एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, वो 5 मिनट का ट्यूटोरियल है, उसमें वेल एक्सप्लेन्ड है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वायबल नॉन वायबल पार्टिकल, उनके हिसाब से हमने 0.5 और 5 माइक्रोन की बेसिस पे हम क्लासेस को डिफाइन किया होता है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि एट रेस्ट और इन ऑपरेशन से क्या मुराद। एट रेस्ट से मुराद ये है कि आपका एचवीएक्स सिस्टम फुली ऑपरेशनल है, आपने एरिया में पैरामीटर एचवीएस सिस्टम के इन्वायरमेंटल पैरामीटर जो है वो मेंटेन किए हुए हैं, बट आप रनिंग में नहीं है, आपका मैन्युफैक्चरिंग रनिंग में नहीं है। ठीक है, जब आप ऑपरेशन में आते हैं, जब आपके ऑपरेटर्स एरिया में इंटर होते हैं और आपका इक्विपमेंट रनिंग में आता है, प्रोडक्शन होती है, तो कुछ पार्टिकल्स भी जनरेट होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे रेंज भी इनकी चेंज हो रही है, ये कम है और यहाँ पे थोड़ी रेंज ज्यादा हो गई है। वो बेसिकली क्योंकि आपके पास जो एयर की कंटेमिनेशन होती है दो तरह की होती है, एक होती है आपके पास एक्सटर्नल सोर्स, एक इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में वो होती है जो आप फ्रेश एयर ले रहे होते हैं, उसमें जो कंटेमिनेशन होती है एटमॉस्फेरिकली, उसका फिल्ट्रेशन करके दे रहे होते हैं। इंटरनल कंटेमिनेशन, इंटरनल सोर्स जो है वो आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं या आपके इक्विपमेंट से जो होती है, आपकी फ्लोर से होती है, आपकी वाल्व से होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल कंटेमिनेशन। इंटरनल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन की वजह से हम इन ऑपरेशन में इनकी पार्टिकल रेंज जो है वो ज्यादा होती है। एयर फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास, जब हम फ्रेश एयर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उसमें बहुत ज्यादा जारी बात है पार्टिकुलेशन होती है, तो उसको हम एक स्टेप में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक फिल्टर लगाएंगे वो पूरा चोकिंग हो। डिफरेंट स्टेप्स हम यूज करते हैं। ये एक एचवीएक्स सिस्टम का AHU शो किया हो, ये देखें यहाँ से आपके पास एयर आएगी, यहाँ पे प्री फिल्टर लगे हैं, ये बैक फिल्टर लगे हैं, आपकी हीटिंग और कूलिंग कॉइल है, ये ब्लोअर है, उसके बाद एयर जा रही है एरिया में जहाँ पे H13 पे जा रही है हैपा फिल्टर में। इन तमाम फिल्ट्रेशन हो गए, फिर आपके पास H13 में जाती है, उसके बाद आप उसको एरिया में सप्लाई देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास फिल्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं। नॉर्मली तौर पर प्री फिल्टर हैं या मैश फिल्टर भी कहते हैं, G3 और G4 फिल्टर्स हैं। उसके बाद बैक फिल्टर या इंटरमीडिएट फिल्टर, इसको पॉकेट फिल्टर भी कहते हैं, F6 और F9। उसके बाद आपके पास H13 हैपा फिल्टर है और H14 भी है, ये भी हैपा फिल्टर है। ठीक है, इन डिफरेंट की एफिशिएंसीज आगे हमने मेंशन की हुई है। ये है जी फिल्टर्स की एफिशिएंसीज की G3 और G4। ये हमारे पास बेसिकली सैंड, डस्ट पार्टिकल, वो पार्टिकल जो आई साइड से विजिबल हो, पोलन हो गया, स्पोर्स हो गए, इस तरह की चीजों को स्टॉप करने के लिए यूज होते हैं। F6 अप टू 85%, इसकी जो एफिशिएंसी है डिफाइन होती है पार्टिकल अप टू 10 माइक्रोन रेंज। F9 जो है वो 95%, इसकी भी जो एफिशिएंसी है वो डिफाइन होती है पार्टिकल अप टू रेंज ऑफ 10 माइक्रोन। H13.3 माइक्रोन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है 99.95, और H14 जो है 99.997। H14 को हम ग्रेड A में यूज कर रहे होते हैं, H13 को अदर ग्रेड्स में यूज करते हैं। Ashraij, everyone well aware of American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Ashraij 52.1 1992 and 52.2 1999। इस आर्टिकल रेफरेंस बेस पे अगर हम बात करें फिल्टर क्लासेस की, तो अगर G3 और G4 के अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप 250 पास्कल या मोर देन 250 पास्कल हो, तो हम क्या करते हैं, फिल्टर को या क्लीन करेंगे या रिप्लेस करेंगे। F6 और F9 के क्रॉस अगर 450 पास्कल हो या इससे ज्यादा हो तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। कीप इन माइंड F6 एंड F9 या H13 एंड 14 नेवर वाश्ड, ये हमेशा क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। H13 और H14 के क्रॉस अगर हमारा प्रेशर ड्रॉप 650 पास्कल या उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना होगा, फिल्टर रिप्लेस करने होंगे। इतना प्रेशर अगर हो गया, इसका मतलब उसमें से एयर का फ्लो जो है वो पूरा नहीं होगा, आपके फिल्टर चोक हो चुके हैं, इसलिए आपको फिल्टर रिप्लेस करने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एयर फ्लो पैटर्न, कुछ टेस्ट हैं जो हम एचवी सिस्टम में करते हैं जब न्यू सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखेंगे सबसे पहले एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के एयर फ्लो पैटर्न होते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल होता है, एक नॉन यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके हम डायरेक्शन को कंफर्म करते हैं कि आइदर इट इज एज पर डिजाइन क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, इसको अलग से एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ब्रीफली कि एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट जो होता है उसमें कितनी टाइप से एयर फ्लो पैटर्न होते हैं और वो किस क्लास के लिए कौन सा होता है, ए के लिए कौन सा होगा, बी के लिए कौन सा होगा, और टाइप्स कौन कौन सी होती है, उनके फायदे क्या होते हैं। सेकंड है एयर फ्लो वेलोसिटी या ACPH, एयर चेंजेस पर आवर। एयर फ्लो वेलोसिटी जो होती है हमारे पास एनोमीटर से हम चेक कर लेते हैं। जब हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है तो उससे हम ACH कैलकुलेट करके उससे CFM भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला है, एयर चेंजेस पर आवर इज इक्वल टू CFM मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द रूम इन क्यूबिक फुट। डक्ट्स लीकेज टेस्ट करते हैं, उसमें हम स्मोक टेबलर जो होती है उसे इग्नेट करके चेक करते हैं कि हमारे पास जो डक्ट के जॉइंट्स हैं वो कहीं से लीकेज नहीं होनी है, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है सिस्टम की वो 100% हो।
उसके बाद डिफरेंशियल प्रेशर है, हर क्लास का प्रेशर हमने मेंटेन करना होता है कि एयर कौन सा एरिया पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान नॉर्मली तौर पर जो प्रेशर है एज पर गाइडलाइंस 50 पास्कल का डिफरेंस होना चाहिए। इन अ सिंगल लाइन अगर हम बात करें, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम क्लीन एरियाज टुवर्ड डर्टी एरियाज, ठीक है। उसके बाद है जी रिकवरी टेस्ट। अगर आपके पास लेट्स सपोज ब्रेक डाउन आ जाती है तो ऑलमोस्ट इट्स 5 to 10 मिनट दिया जाता है डिजाइन में, बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन अपने एसओपी में मेंशन करते हैं कि हमारा रिकवरी टाइम कितना है। उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास जब आपका सिस्टम में ब्रेक डाउन आती है, एक दफा आपका सिस्टम बंद होता है, दोबारा आपके रिक्वायर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हासिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसमें। क्योंकि आपका CFM, ACH, एयर चेंजेस, प्रेशर डिफरेंस, ये चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है, इसमें विद इन नो टाइम सेकंड में मेंटेन हो जाती है। बट RH और जो टेम्परेचर है उसको अचीव करने के लिए टाइम लगता है, तो ये भी हमने एक रिकॉर्ड कीपिंग मॉनिटरिंग करनी होती है। उसके बाद फ्रेश एयर डिटर्मिनेशन टेस्ट, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जब एयर की सर्कुलेशन कर रहे होते हैं, वो इंटरनल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन से कंटेमिनेट हो रही होती है, तो हम साथ साथ कुछ परसेंटेज एग्जॉस्ट भी कर रहे होते हैं। जितनी परसेंटेज हम एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं उतनी परसेंटेज ही हम इनटेक भी कर रहे होते हैं। ये भी हमने इंश्योर करना होता है कि जब हमने सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, वैलिडेशन पे आ गए हैं, तो हमने देखना है कि आइदर हम लेट्स सपोज कि 10% फ्रेश एयर ले रहे हैं, 10% फ्रेश एयर लेने से आपका सिस्टम आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर आपको दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर और RI यूनिफॉर्मिटी। नॉर्मल तौर पर इसका RH कितना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट जो आपके बड़े एरियाज होते हैं स्पेशली लाइक वेयर हाउस या फिनिश गुड्स वगैरह, वहां पे थर्मल मैपिंग का इश्यू होता है कि एक एरिया में जहाँ पे आपकी सप्लाई है वहां पे टेम्परेचर ठीक होगा, जो थोड़ा दूर एरिया होगा वहां पे कम होगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन को वेरीफाई करने के लिए कि इधर हमारा टेम्परेचर पूरे एरिया में यूनिफॉर्म है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर थर्मल मैपिंग भी करते हैं, जिसको हम डाटा लॉगर के साथ मॉनिटर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास डोप एंड पावर इंटीग्रिटी टेस्ट, वेल नोन है, इसके एक अलग से ऑलरेडी ट्यूटोरियल भी अपलोडेड है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस वीडियो में लोगों का। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यूर्स। इसमें हम फिल्टर जो हमारे पास HEPA फिल्टर्स होते हैं उनकी इंटीग्रिटी टेस्ट करते हैं। पहले डोप डाइऑक्साइल फैसालेट को यूज करते थे, अब हम पॉली अल्फा ओलिफिन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉन कार्सिनोजेनिक है और इसके पार्टिकल का जो साइज है वो भी 1 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन की रेंज में होता है। पहले हम डोप को यूज कर रहे होते थे, बट इन 2001 जापानीज एयर कंडीशनिंग एंड एयर क्लीनिंग एसोसिएशन ने ये फाउंड आउट किया कि हम पॉली अल्फा ओलिफिन को डोप की जगह यूज कर सकते हैं, जो कि नॉन कार्सिनोजेनिक है। उसके बाद पार्टिकल काउंट है, जब हम एरिया को यूज में लेना होता है उसके पहले हम पार्टिकल काउंट करते हैं कि हमारे पास, जो अभी हमने पीछे ब्रीफली डिस्कस भी किया कि किस एरिया में कितने पार्टिकल की लिमिट जो है वो अलोएबल है, उस हिसाब से पार्टिकल काउंट चेक करते हैं। और प्रोडक्शन में जाने से पहले हम वायबल मॉनिटरिंग भी करते हैं, इसमें हम प्लेट्स एक्सपोज करते हैं ताकि हम माइक्रोबियल लोड्स को मॉनिटर कर सकें। लास्ट पे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम ऑपरेशनल पैरामीटर्स में देखते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है डेली बेसिस पे। फिल्टर्स की क्लीनिंग कितने अरसे बाद हमने की, फिल्टर की रिप्लेसमेंट कब कब की, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसकी चेकलिस्ट, उसका स्केड्यूल, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और मैग्नेटिक गेजेस कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स, AHU रनिंग आर लॉग शीट्स, HEPA फिल्टर्स, इंटीग्रिटी टेस्ट रिपोर्ट, एयर बैलेंसिंग रिपोर्ट। एयर बैलेंसिंग में आपके पास जो ACH होती हैं, CFM, वेलोसिटी, ये सारी चीजें ऑलरेडी उसमें कवर अप हो जाती हैं। प्रेशर एयर फ्लो पैटर्न भी हो जाएगा उसमें, आपका डिफरेंशियल प्रेशर भी हो जाएगा। यहाँ पे हमने बात की है कि मैग्नेटिक गेजेस कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ जितनी भी आप इक्विपमेंट में इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं, लाइक आपके पास अगर चिलर है उस पर आपके पास कुछ और सेफ्टीज इंस्टॉल की हुई हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर या एंटी फ्रीज, थर्मोस्टेट, इस तरह की चीजें जितनी भी इंस्टॉल होगी उन सब की भी कैलिब्रेशन होगी। ये एक ओवरव्यू था हमारे पास HVAC सिस्टम का, जो हम देख रहे होते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है। मैंने कोशिश की है कि इसमें तमाम बेसिक चीजों को कवर कर लूँ। ये बिगिनर्स के लिए था बेसिकली, डिटेल में अलग से ट्यूटोरियल ऑलरेडी भी अपलोडेड है, कुछ मैं साथ साथ कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।